नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर अणुगति सिद्धांत का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आदर्श गैस का दाब, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी सहायता से हम आदर्श गैस का दाब का व्यंजक यहां पर प्राप्त करने वाले हैं, जिसकी सहायता से हम आदर्श गैस के ताप की व्याख्या कर सकते हैं। साथ में इस व्यंजक से हम गैसों के जो नियम है उनको भी हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का जो व्यंजक है वो आगे के वीडियोज में हम यूज में भी लेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक समझिए ताकि आगे के वीडियोज भी हमें बेटर तरीके से समझ में आ सके। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है आदर्श गैस। हमने इस चैप्टर के अंदर आदर्श गैस के बारे में पढ़ लिया है कि आदर्श गैस को हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जिनके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता, अर्थात ऐसी गैस जिनके अणुओं के मध्य कोई ऊर्जा संचित नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा संचित नहीं होती है। इसके साथ में हमने गैसों के अणुगति सिद्धांत में यह भी पढ़ा है कि जो गैस है उनके सभी कणों का आकार एक समान लेकर चलते हैं, सबका द्रव्यमान एक समान लेकर चलते हैं, गोलाकार मानते हैं, दृढ़ गोलाकार माना जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो हम अणुगति सिद्धांत से यूज में लेकर आदर्श गैस का दाब आज के इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। साथ में हमें कुछ टर्म्स आज के इस वीडियो में जरूरत पड़ेगी, उनको मैं आपको पहले समझा देता हूं। जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग क्या है? स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी। देखिए क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग। इसको हम कहते हैं स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी और उसे हम VRMS से पुट करेंगे। इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। VRMS क्या है ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास में कोई कंटेनर है और उसमें कोई गैस भरी है तो उस गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। जैसे मैं यहां पर इस डेरिवेशन के लिए ही एक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं कि ये हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। यहां पर एक घनाभाकार पात्र है। पात्र का जो आकार है वो कैसा है? घनाभ की भांति है। कैसा है पात्र का आकार? घनाभ की भांति है। क्लियर? इस पात्र में आदर्श गैस भरी हुई है। कैपिटल N उसमें अणु हैं। तो उन अणुओं का जो वेग है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि V1, V2, V3 डॉट 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 Vn उनके वेग हैं। n कण है और उन कणों के जो वेग हैं वो V1, V2, V3 डॉट 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 Vn है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? वर्ग माध्य मूल वेग का मतलब है कि जो अणु है उनके वेगों का पहले वर्ग कीजिए, फिर माध्य लीजिए, फिर उसका रूट कीजिए। तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी उसे आप वर्ग माध्य मूल वेग कह सकते हैं। देखेंगे, वर्ग माध्य मूल वेग को हम VRMS से पुट करें, स्क्वायर मीन रूट। ये किसके बराबर होगी? पहले जो वेलोसिटी दे रखी है आपको उनका वर्ग कीजिए। तो V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, इसी तरीके से Vn का स्क्वायर, सबका वर्ग कर लिया। फिर उनका माध्य लीजिए। तो माध्य लेने के लिए उन सबका जोड़ कर देंगे और राशियों की संख्या का भाग लगा देंगे। तो n है तो मैंने n का भाग लगा दिया है। फिर है मूल। मूल का मतलब है आप इसका अंडरूट कीजिए। तो ये हमने अंडरूट कर दिया। ये हमने क्या कर दिया? इसका अंडरूट कर दिया है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम आगे यूज में लेंगे।
इस वीडियो में ही, इस टॉपिक में ही हमें काम में लेना है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं VRMS बराबर हमारे को क्या मिल चुका है, V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर प्लस V3 स्क्वेयर प्लस डॉट 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 VN स्क्वेयर बट्टे में n का रूट, यह हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर। अब विद्यार्थियों हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पात्र लिया है एक घनाभाकार पात्र है, घन है, इसकी जो भुजा है वो L लंबाई की हम कंसीडर कर लेंगे। इस भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, कैपिटल L है। इस पात्र के अंदर गैस के कितने पार्टिकल भरे हैं, कैपिटल N पार्टिकल भरे। प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है और टोटल जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। देखिए इन चीजों को समझ लीजिए कि हमारे पास में प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है, स्मॉल m, टोटल कितने पार्टिकल हैं, कैपिटल N। तो जो टोटल जो द्रव्यमान है ये आ गया कुल द्रव्यमान, ये क्या आ गया है, कुल द्रव्यमान हमें प्राप्त हो चुका है। तो कुल द्रव्यमान है उसे हम कैपिटल M से पुट करें जो कि स्मॉल m इंटू कैपिटल N के इक्वल होता है। क्लियर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, आदर्श गैस का दाब, और दाब बराबर हम क्या जानते हैं, बल बट्टे में क्षेत्रफल, बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसे एक बार समझ लीजिए कि हम इस पात्र के अंदर एक अणु लेंगे और उस एक अणु के द्वारा अक्ष दिशा के अंदर जो दाब है वो निकालेंगे, फिर उसके द्वारा y दिशा में डाला गया दाब, z दिशा में डाला गया दाब, तो तीनों दिशाओं में डाला गया दाब निकालेंगे, फिर सभी अणुओं द्वारा डाला गया कुल दाब निकालेंगे। अब देखो दाब निकालने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर चलने वाले हैं। एक कण को लेकर चलेंगे, एक अणु को लेकर चलेंगे और उस एक अणु के द्वारा अक्ष एक्सिस दिशा में डाला गया कुल दाब हम निकालेंगे। क्लियर। तो देखो हम यहां पर पहले वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं। कोई एक कण हम ले लेते हैं, एक अणु हम ले लेते हैं, और एक अणु की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अक्ष दिशा, ये y दिशा और ये z दिशा। और अक्ष एक्सिस दिशा में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई कण है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। यदि हम इसको सदिश के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अक्ष एक्सिस दिशा में जो उसकी वेलोसिटी है उसको vx, y दिशा में जो वेलोसिटी है उसको vy, और z दिशा में जो वेलोसिटी है उसको मैं पुट कर देता हूं vz से। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz के कैप, इसको पुट किया जा सकता है। v वेक्टर इक्वल टू vx i कैप, मतलब अक्ष दिशा में वेग का घटक, y दिशा में और z दिशा में वेगों के घटक है। ये हमने एक अणु के लिए लिखे हैं, और पहला अणु ले लेंगे तो vx1 y1 vz1 हम इसको कर देंगे। आप तो यहां पर फिलहाल इतना समझ लीजिए। क्लियर। तो ये भी हमें यूज में लेना है। तो v वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख दें, vx i के प्लस vy j के प्लस vz के कैप, ये हमारे यूज में आएगा, इसलिए मैंने यहां पर इसको साइड में पुट कर दिया है। इसको हम मिटाएंगे नहीं, एज इट इज रखेंगे। क्लियर। अब देखो यदि मैं इसका परिमाण निकालूं तो परिमाण कैसे निकालते हैं, आई कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग, के कैप के गुणांक का वर्ग का रूट, ऐसा ही होता है, का योग करके रूट कर दीजिए। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर का रूट, ऐसे होता है। क्लियर। अब देखो v बराबर हम क्या लिख देंगे, v स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ऐसा हम पुट कर सकते हैं। यहां से दोनों ओर से वर्ग कर दिया तो v स्क्वायर बराबर आ गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। क्लियर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक आ गया समझ में। चले मैं इन सबको एक बार मिटा देता हूं, फिर हम यहां पर एक कण के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि एक कण कितना दाब डालता है अक्ष एक्सिस दिशा में, फिर वाई एक्सिस दिशा में, जेड एक्सिस दिशा में, एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए
विद्यार्थियों यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं एक अणु, और जो एक अणु है वो इस दिशा में आ रहा है vx वेग से। प्रारंभ में उसका वेग कितना है vx, और एक अणु के लिए vx1 ले लीजिए, वो इस दीवार से टक्कर करता है और उसी वेग से वापस लौट जाता है। देखिए इस वाले फलक को मैं नाम दे देता हूं a1, इस वाले फलक को मैं नाम दे देता हूं a2। तो x एक्सिस दिशा के लंबवत जो फलक हैं उनको हमने a1 तथा a2 नाम दे दिए हैं। ये a1 फलक से आकर कण टकरा रहा है, vx वेग से टकरा रहा है, जिस वेग से आकर टकराया इसकी दिशा अपोजिट हो जाती है, उसी वेग से चला जाता है। vx वेग से आकर टकराया, ये इधर आ रहा है, फिर इससे टकरा रहा है और इसी वेग से वापस जा रहा है। क्लियर? तो यहां पर हम देख लेते हैं कि जो यहां पर ऐसे है, ये यहां पर इस तरीके से आकर एक फलक से टकरा रहा है। इस फलक को हमने क्या नाम दे दिया a1। इधर वाला जो फलक है इसको नाम क्या दिया है a2। तो a1 और a2 फलक के ये x एक्सिस दिशा के लंबवत हैं। क्लियर? तो a1 फलक के ऊपर लगातार दो टक्कर में कितना समय लगता है, कितना समय लगेगा? देखो ध्यान देना कि यदि कोई कण यहां से स्टार्ट होता है, फिर यहां से यहां पर आकर टक्कर करता है, फिर वापस जाता है, फिर यहां देखो एक टक्कर हो गई, यहां तक जाएगा वापस आएगा, तो उसके द्वारा कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 2l। लगातार दो टक्कर के अंदर उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 2l, और वेलोसिटी कितनी है vx। तो लगातार दो टक्कर कौन से फलक पर, a1 जो फलक है इसके ऊपर लगातार दो टक्कर में लगा समय ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हम समय ज्ञात करना चाहते हैं इसलिए हम समय निकाल रहे हैं। a1 फलक पर, a1 फलक पर लगातार दो टक्कर में लगा समय, लगातार दो टक्कर में लगा समय, लगातार दो टक्कर कर रहा है, और लगातार दो टक्कर होगी तो देखिए कण यहां से एक टक्कर की बाद की बात करूं मैं, यहां पर से वो यहां जाएगा फिर वापस आएगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 2l। तो देखो समय बराबर क्या होता है, समय को मैंने डेल्टा t से लिख दिया, दूरी तो दूरी हमारे पास में है 2l बट्टे में अणु का वेग, अणु का वेग, और ये हमने कंसीडर कर लिया है कि vx वेग से आ रहा है और vx वेग से ही जा रहा है, तो अणु का वेग कितना हो गया vx। तो देखो समय बराबर दूरी बट्टे में वेग हम पुट कर सकते हैं, तो दूरी हो गई 2l, समय हो गया vx, तो डेल्टा t बराबर आ गया है 2l अपॉन में vx। बताओ ये समझ में आ गया? आ गया यहां तक समझ में? अब यहां पर हम देख लेते हैं अणु के संवेग में परिवर्तन। हम एक ही अणु लेकर चल रहे हैं, अभी केवल एक अणु लेकर चल रहे हैं, और केवल हम ये देख रहे हैं कि x एक्सिस दिशा में उसके गति करने पर जो a1 a2 फलक है उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, या x एक्सिस दिशा में कितना दाब क्रिएट होता है, ये हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए अणु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, अणु के संवेग में परिवर्तन। तो अणु के संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन को मैं डेल्टा p डैश से पुट कर देता हूं। मैंने किससे पुट कर दिया? डेल्टा p डैश से। अब संवेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। देखिए हमने यहां पर प्रत्येक कण का द्रव्यमान स्मॉल m माना है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। ये देखो मैंने यहां पर थ्योरी पुट नहीं की है। थ्योरी को समझने के लिए मैं आपको इस टॉपिक के, इस चैप्टर के पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप हस्त लेकिन नोट्स प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहां पर प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है स्मॉल m है, तो इस अणु का द्रव्यमान भी कितना है? स्मॉल m है। तो उसका प्रारंभिक संवेग वो इस दिशा में आ रहा है, अंतिम संवेग में इस दिशा में है, तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे, तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? इस दिशा में हम पॉजिटिव लेकर चलें तो द्रव्यमान इनटू वेग, और अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव y एक्स एक्सिस दिशा में जा रहा है, इसलिए हमने इसको किस में लिया है? माइनस में लिया है विद्यार्थियों। फिर माइनस प्रारंभिक संवेग, तो ये इधर आ रहा है v वेग से, तो m इंटू vx, तो ये आ गया हमारे पास माइनस में 2m vx,
ये एक कण के संवेग में परिवर्तन आ चुका है। कि क्या आ गया है, मैं कण बोलूं या अणु बोलूं एक ही बात है, ठीक है। एक अणु के संवेग में कितना परिवर्तन आ गया, -2mvx। अब देखिए संवेग संरक्षण नियम यह कहता है कि किसी घटना के दौरान कुल संवेग संरक्षित रहता है। कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। तो संवेग में परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा, 0। संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण नियम से कण के संवेग में परिवर्तन प्लस दीवार के संवेग में परिवर्तन, दोनों के संवेगों में परिवर्तन वो 0 होगा। दोनों के संवेगों में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। तो कण प्लस दीवार, दीवार कौन सी, ये वाली दीवार, क्योंकि ये A1 से आकर टकरा रहा है। अरे यही तो दीवार है, इस कण के लिए तो यही दीवार है। तो इस दीवार के संवेग में देखो, इसके संवेग में जितनी कमी आती है उतनी इसमें वृद्धि हो जाती है। तो एक के संवेग में कमी, दूसरे के संवेग में वृद्धि, और दोनों के संवेग में परिवर्तन 0। तो कण प्लस दीवार के संवेग में परिवर्तन, के संवेग में परिवर्तन, दोनों के संवेगों में जो परिवर्तन है वो कितना आएगा विद्यार्थियों, 0 आएगा। कण के संवेग में जो परिवर्तन है उसको हम डेल्टा पी डैश से पुट कर रहे हैं, और दीवार का जो संवेग है उसको मैं डेल्टा पी से पुट कर देता हूं, और इन दोनों में परिवर्तन है वो कितना है, 0 है। यहां से आप देखें डेल्टा पी, दीवार के संवेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा माइनस में डेल्टा पी डैश, और माइनस में डेल्टा पी डैश, तो माइनस का साइन पड़ाइए। डेल्टा पी डैश कितना है, माइनस में 2mvx। तो दीवार के संवेग में परिवर्तन कितना आ गया, दीवार के संवेग में परिवर्तन, दीवार के संवेग में परिवर्तन, तो दीवार के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बराबर आ चुका है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2mvx हो जाएगा, 2mvx हमें प्राप्त हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ में आ गया। तो एक कण के द्वारा, हम एक कण के द्वारा दीवार के संवेग में परिवर्तन निकाल चुके हैं। अब हम देख लेते हैं उस एक कण के द्वारा अक्ष एक्सिस दिशा में दीवार पर डाला गया ताप। क्लियर, मैं पहले पुट कर देता हूं अक्ष दिशा में, एक कण के द्वारा, एक कण या अणु कह सकते हैं, कण के द्वारा डाला गया दाब, डाला गया दाब। अब देखो पहले हम बल निकाल लेते हैं, कण के द्वारा लगाया गया बल, क्योंकि एक साथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लगाया गया बल एक एक करके समझ लेते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो लगाया गया जो बल है, बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल होती है। और पहले कण के द्वारा अक्ष एक्सिस दिशा में डाला गया हम दाब निकाल रहे हैं, तो इसको मैंने लिख दिया है एफ अक्ष 1 से, किससे पुट कर दिया मैंने, एफ अक्ष 1 से मैंने इसको पुट कर दिया है। क्लियर, देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, पहले कण के द्वारा डाला गया जो बल है, लगाया गया जो बल है वो एफ अक्ष 1 बराबर डेल्टा पी का मान कितना है, 2mvx, और डेल्टा टी का मान कितना है, 2l बट्टे में है vx, तो यहां पर vx का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एफ अक्ष 1 बराबर हमारे को क्या मिल चुका है, m vx स्क्वायर बट्टे में l। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहां से नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा पुट कर दूंगा यहां पर। तो एक कण के द्वारा, एक कण द्वारा डाला गया दाब, डाला गया दाब, ये केवल अक्ष एक्सिस दिशा में है, तो px1 मतलब पहले कण के द्वारा, या आप चाहें तो इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं।
सभी कणों के द्वारा अक्स दिशा में डाला गया दाब रख देते हैं। सभी कणों द्वारा अक्स दिशा में डाला गया दाब। तो यहां पर आप देखें तो उसको मैं लिख देता हूं पी अक्स से। किससे पुट कर देता हूं? पी अक्स से। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो बल यहां पर कितना लग रहा है? पहले कण के द्वारा लगने वाला बल Fx1, दूसरे कण के द्वारा लगने वाला बल Fx2, Fx3, इस तरीके से हम पुट कर देंगे। देन यहां पर देख लीजिए हमें क्या मिल जाएगा? पी अक्स बराबर Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3 प्लस Fx Fxn बट्टे में क्षेत्रफल कितना है? सबके लिए ही a है, तो यहां पर a आ जाएगा, क्योंकि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना a, ये है l इंटू एल स्क्वायर। ये वाला जो फलक है इसका क्षेत्रफल कितना है? a है, तो l स्क्वायर के इक्वल होता है। इन सब की वैल्यू किसके इक्वल है? ये रही Fx1 की वैल्यू क्या है? m Vx1 स्क्वायर बट्टे में l। तो a इंटू एल आएगा, यहां पर हर जगह क्या आएगा? 1 बट्टे में a, ये मैं ब्रैकेट के बाहर रख देता हूं l, फिर प्लस में दूसरे कण के लिए m Vx2 का स्क्वायर बट्टे में l। इसी तरीके से तीसरे कण के लिए क्या आ जाएगा? m Vx3 का स्क्वायर बट्टे में l। चौथे और या हम अंतिम कण ले लेता हूं मैं यहां पर m Vxn का स्क्वायर बट्टे में l। ये हमें मिल चुका है। ये हमें सभी कणों के द्वारा अक्स एक्सिस दिशा में डाला गया दाब मिल चुका है। हालांकि आप लोगों को ये दिखाई नहीं दिया। चलिए मैं ऊपर इसको पुनः पुट कर देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, हमने क्या निकाल लिया है अभी कि अक्स एक्सिस दिशा में पहले कण के द्वारा डाला गया जो दाब होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, और ये हमने अभी अभी निकाल लिया है m Vx1 स्क्वायर बट्टे में l। ये हमने निकाल लिया कि एक कण के द्वारा अक्स एक्सिस दिशा में कुल बल ये संवेग वाला P है। ये कौन सा P है? संवेग वाला P है, दाब वाला P नहीं है। ठीक है, बल निकाला। तो अक्स एक्सिस दिशा में सभी कणों द्वारा लगाया गया कुल बल। पहले हम बल निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? अक्स दिशा में कुल बल तो मैंने एफ अक्स से पुट कर दिया, तो Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3 ऐसे ही आएगा। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों? देखिए Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3 प्लस डॉट 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 Fxn। इन सब की वैल्यू में यहां पर हम पुट कर देते हैं m Vx1 स्क्वायर अपॉन में l प्लस m Vx2 स्क्वायर अपॉन में l प्लस m Vx3 का स्क्वायर बट्टे में l प्लस डॉट 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 प्लस m Vxn का स्क्वायर बट्टे में l। ये हमें मिल चुका है। इनमें से जो राशि कॉमन आ रही है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। Fx बराबर सब में से m बट्टे में l कॉमन आ रहा है, तो यहां से Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vxn का स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है अक्स एक्सिस दिशा में कुल बल। क्लियर? इसी तरीके से हम निकाल लेंगे अक्स एक्सिस दिशा में दाब। देख लेते हैं। अक्स दिशा में
अक्ष दिशा का मतलब हो गया कि ये जो दीवार A1 है इसके ऊपर डाला गया कुल दाब, दीवार A1 पर दिशा में कुल दाब, और इस दाब को हम px से पुट कर दें जो कि fx बट्टे में a क्या है, इसका क्षेत्रफल है जो कि l स्क्वायर के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, l स्क्वायर के तुल्य है। ठीक है, तो fx की वैल्यू कितनी है, m बट्टे में, देखो a तो पड़ा ही है, m बट्टे में l ये वाली वैल्यू है, तो यहां से ये हमें मिल चुका है vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vxn का स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है विद्यार्थियों। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकाल लें, y दिशा में कुल दाब, y दिशा में कुल दाब, उसको हम क्या लिख दें, सिमिलरली हम पुट कर देते हैं m अपॉन में a इंटू एल क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। देखो आयतन क्या आएगा, a इंटू एल, ए क्या है एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो गया एल क्यूब के स्थान पर आप इस पात्र का आयतन पुट कर सकते हैं जो कि v है, तो m बट्टे में v, यहां हमें क्या मिल चुका है विद्यार्थियों, v y1 स्क्वायर, y दिशा में देख रहे हैं, अब हम कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, y दिशा में, तो v y1 स्क्वायर प्लस v y2 स्क्वायर प्लस v y3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 v yn स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। इसी तरीके से क्या आएगा, z दिशा में कुल दाब, तो z दिशा में कुल दाब क्या आ जाएगा, pz बराबर m बट्टे में v, ये कैपिटल V है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पात्र के आयतन को, ये है y दिशा में पहले कण का वेग। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे, vz1 का स्क्वायर प्लस vz2 का स्क्वायर प्लस vz3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vzn का स्क्वायर। क्लियर, ये हमें मिल चुका है z दिशा में कुल दाब। अब हम देखेंगे पात्र में कुल दाब, पात्र में आदर्श गैस का कुल दाब देख लेंगे, तो देखिए वो कितना आएगा, अभी देख लेते हैं। देखिए कुल प्रेशर किसके तुल्य होगा, हमने x एक्सिस दिशा में, y एक्सिस दिशा में, z एक्सिस दिशा में प्रेशर निकाल लिया है। अब हमें इस पात्र के अंदर कुल दाब ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखिए कुल दाब, पात्र में कुल दाब किसके तुल्य हो जाएगा, कुल दाब को हम P से पुट कर रहे हैं, तो x एक्सिस दिशा में दाब प्लस y एक्सिस दिशा में दाब प्लस z एक्सिस दिशा में दाब बट्टे में 3, तो ये हमने यहां पर कुल दाब लिख दिया है, x एक्सिस, y एक्सिस तथा z एक्सिस दिशाओं में कुल दाब का तीसरा हिस्सा। तो एक पात्र हमने लिया है, उसमें तीनों अक्षों के अनुदिश हमने दाब निकाला, फिर टोटल दाब हमने यहां पर पुट कर दिया है, तो तीनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, एक एक करके यहां देख लेते हैं। तो देखिए गौर करके आप देखेंगे कि यहां पर 1/3 और सब में m बट्टा v आएगा, ये यहां पर m, ये a इंटू एल क्या है v, तो यहां से m बट्टे में v, ये तो सब में है, और ये यहां वाला 3 यहां पर है, तो p बराबर m बट्टे में 3v, ये तो सब में से आ गया। अब पहले px में से क्या आएगा, चलिए px में से क्या आ रहा है, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vxn स्क्वायर, ये आ गया। यहां से फिर हम जोड़ना है इसको, प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर प्लस vy3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vyn का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। फिर तीसरे पद से यहां से क्या निकल कर आएगा, vz1 का स्क्वायर प्लस vz2 का स्क्वायर प्लस vz3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vzn का स्क्वायर आ गया, ये आ चुका है हमारे पास में। क्लियर।
अब यहां से एक बार मैं इनको मिटा देता हूं, इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से पुट कर लेते हैं, इनको हम अपने हिसाब से पुट कर लेंगे। विद्यार्थी थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, आराम से हो जाएगा। एक एक पद को आप समझेंगे। यहां पर देखिए P इक्वल टू स्मॉल m बट्टे में 3v, ये तो सब में से कॉमन आ ही गया है। अब देखिए इसमें से पहले कण का हम वेग ले लेते हैं। पहले कण का वेग क्या आएगा, यहां से एक्स एक्सिस दिशा में पहले कण का वेग का वर्ग, वाई एक्सिस दिशा में पहले कण का वेग का वर्ग, जेड एक्सिस दिशा में पहले कण का, ये आ गया पहले कण के लिए। फिर प्लस में दूसरे कण के लिए v x2 का स्क्वायर प्लस v y2 का स्क्वायर प्लस v z2 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से तीसरे कण के लिए v x3 का स्क्वायर प्लस v y3 का स्क्वायर प्लस v z3 का स्क्वायर प्लस यहां से एनवें कण के लिए v अक्स एन का स्क्वायर प्लस v वाई एन का स्क्वायर प्लस v जेड एन का स्क्वायर, यह आ चुका है हमारे पास में। क्लियर। यहां से आप देखें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m बट्टे में 3v, यह आ गया पहले कण का जो वेग है उसका वर्ग आ गया है। देखो यहां पर आप फॉर्मूला देखेंगे पहले कण के लिए, यहां पर चलिए ये आपको यहां पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, नीचे से कट गया है, मैं यहां पर पुट कर देता हूं फॉर्मूला आपके सामने। देखिए क्या हमने पढ़ा था, शुरू में ही इस वीडियो में देख लिया था। क्या देखा, उससे हमें एक फॉर्मूला मिला है कि v स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मिला था। तो यहां पर पहले कण के लिए आ जाएगा ये v1 का स्क्वायर, ये आ गया। दूसरे कण के लिए v2 स्क्वायर, फिर तीसरे कण के लिए v3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, वो लास्ट वाला जो पद है वो आ गया vn का स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब यहां पर आप देखें कि v1 पहले कण के वेग का वर्ग, दूसरे का, तीसरे का, सभी कणों के वेगों का वर्ग करके जोड़ दिया है हमने। तो यहां से इस इक्वेशन को देखें, यदि यहां से मैं क्या कर दूं, यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वी आर एम एस का स्क्वायर, स्क्वायर कर दूंगा तो यहां से अंडूड हट जाएगा, अंडूड हटेगा तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये n को मैं यदि इधर गुणा कर दूं तो n इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा, n इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं। तो स्मॉल m इंटू कैपिटल N बट्टे में 3v, और इसके स्थान पर हम वी आर एम एस का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। बताइए यहां तक समझ में आ गया। स्मॉल m एक कण का द्रव्यमान, टोटल कितने कण है, कैपिटल N, तो टोटल द्रव्यमान आ जाएगा इसके स्थान पर। ये हमने यहां पर पुट किया है, ये देखिए स्मॉल m इंटू कैपिटल N क्या आ गया, कैपिटल M कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान आ चुका है। तो इसके स्थान पर हम कैपिटल M पुट कर देंगे, कैपिटल M बट्टे में 3v वी आर एम एस का स्क्वायर, क्या आ गया, वी आर एम एस का स्क्वायर आ गया। अब यहां से आप देखें प्रेशर P, प्रेशर P, तो द्रव्यमान बट्टे में आयतन क्या हो जाएगा, ये कैपिटल M क्या है, द्रव्यमान, V क्या है, आयतन। तो द्रव्यमान बट्टे में आयतन, देखो 1/3 तो एचडीज है, द्रव्यमान बट्टे में आयतन ये हो गया घनत्व है, ये क्या हो गया, घनत्व। ये P है, ये रो है जो कि घनत्व को बता रहा है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ये होता आदर्श गैस के दाब का सूत्र व्यंजक, ये आप ध्यान में रखें। कैपिटल P बराबर 1/3 रो VRMS स्क्वायर। क्लियर। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा व्यंजक। इस व्यंजक को हम दूसरी फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट करना बताएंगे कि इसे हम दूसरे रूपों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहां पर यह ध्यान रखें कि प्रेशर आ चुका है 1/3,
रो VRMS स्क्वायर। VRMS है गैस के कणों का वर्ग माध्य मूल वेग, रो है गैस का घनत्व, घनत्व बराबर होता है कुल द्रव्यमान बट्टे में कुल आयतन। तो विद्यार्थी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब यहां पर हम देख लेते हैं अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा तथा दाब के मध्य संबंध। अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा। तो अणुओं की माध्य जो गतिज ऊर्जा है उसको हम ई बार से पुट कर देते हैं। गतिज ऊर्जा होती है 12mv²। तो सभी अणुओं के लिए हम यदि गतिज ऊर्जा देखें तो 1/2 कैपिटल M V बार का स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 M इंटू VRMS का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आदर्श गैस का दाब क्या होता है? देखिए आदर्श गैस का दाब, ये व्यंजक हमने अभी निकाल लिया है। P बराबर होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। आप रो के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान बट्टे में आयतन पुट कर सकते हैं। द्रव्यमान बट्टे में आयतन इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? तो देखिए यहां से हम इसको क्या पुट कर दें? P बराबर 1/3, देखो मैं इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। ये मैंने ऊपर गुणा कर दिया, यहां पर बट्टे में गुणा कर दिया। तो ये हमें क्या मिल चुका है? 1/2 M VRMS का स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया है? E बार। तो P बराबर आ चुका है 2/3 E बार। तो प्रेशर है वो माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 गुणा होता है। कि आदर्श गैस का जो दाब होता है वो उसकी माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 गुणा होता है। क्लियर? अब यहां पर हम वर्ग माध्य मूल वेग निकाल लेते हैं। आदर्श गैस का वर्ग माध्य मूल वेग, आदर्श गैस का वर्ग माध्य मूल वेग। वैसे हमने वर्ग माध्य मूल वेग की डेफिनेशन देख ली है इस वीडियो में, शुरू में ही देख ली है। तो यहां से प्रेशर वाले फॉर्मूले से हम देख लेंगे 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो यहां से VRMS स्क्वायर हम क्या पुट कर दें? 3P अपॉन रो पुट कर दें। तो VRMS बराबर क्या आ गया है? VRMS इक्वल टू मिल चुका है हमें 3P बट्टे में रो। 3P बट्टे में रो प्राप्त हो गया है, ये मिल चुका है। VRMS इक्वल टू 3P अपॉन रो का रूट, 3P अपॉन रो का रूट मिल चुका है। क्लियर? अब देखें इसे हम अन्य फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है अन्य फॉर्म? VRMS इक्वल टू अंडर में 3P अपॉन रो के स्थान पर द्रव्यमान बट्टे में आयतन। ये जो रो है ये घनत्व है, द्रव्यमान यह है गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान बट्टे में यहां पर V आयतन है ही। V क्या है? आयतन। क्लियर? तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये यहां पर कुल द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए मोलों की संख्या म्यू बराबर होता है कुल द्रव्यमान बट्टे में अणु भार। ये जो कैपिटल MA है ये अणु भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको बता रहा है? अणु भार को प्रदर्शित करता है। देन यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? VRMS इक्वल टू अंडर में 3PV। PV के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? आदर्श गैस समीकरण से μRT पुट कर देंगे। देन यहां से μRT अपॉन M के स्थान पर यहां से हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू M में पुट कर सकते हैं। तो VRMS इक्वल टू हमें क्या मिल गया है? क्या प्राप्त हो गया है? अंडर में 3RT अपॉन में M में प्राप्त हो गया है। 3RT अपॉन में M में प्राप्त हो गया है। अब देखिए इस MA को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यह भी देख लीजिए। जो कुल द्रव्यमान है इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? ध्यान देंगे, मोलों की संख्या,
इसे क्या लिखा जा सकता है, ma बराबर, देखिए विद्यार्थियों, गैस का अणुभार, गैस का अणुभार है ma, तो ये हो जाएगा मोलों की संख्या इनटू में, मोलों की संख्या को म्यू से लिख रहे हैं, तो मोलों की संख्या म्यू इनटू में एक कण का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, तो ma के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से ma के स्थान पर हम क्या पुट कर दें, अंडर रूट में 3RT अपॉन में म्यू, देखिए यहां पर अवोगाद्रो संख्या पुट करनी पड़ेगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर हमें यहां पर कणों की संख्या लेनी पड़ेगी, Na आएगा, तो Na इंटू एम, और R अपॉन में Na को हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो ये जो K होता है, देखो एक एक फॉर्मूले के अंदर जो पद यूज में आए हैं उनको आप देख लीजिए। R अपॉन में Na वोल्ट्समान नियतांक होता है, क्या होता है, वोल्ट्समान नियतांक, क्या होगा, वोल्ट्समान नियतांक होता है। अब देखो ध्यान देना, Vrms बराबर है 3P अपॉन में रो, P प्रेशर, रो घनत्व है, ठीक है। अब यहां पर देखें, इसमें 3RT अपॉन में Ma, R गैस स्थिरांक, T ताप और Ma है गैस का अणुभार, और यहां पर यह है 3kT अपॉन में स्मॉल m, के वोल्ट्समान नियतांक, T ताप और स्मॉल m है एक अणु का द्रव्यमान। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने आदर्श गैस के प्रेशर का व्यंजक देखा, साथ में वर्ग माध्यम मूल वेग देखा, गतिज ऊर्जा तथा दाब में संबंध भी आज के इस वीडियो में देखा। अब हम आपको बता दें कि यदि आप इस टॉपिक के, इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हस्तलिखित नोट्स यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करने के लिए, अन्य नोट्स प्राप्त करने के लिए, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है BCS बेसिक फिजिक्स, इसे ज्वाइन करके भी आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सभी टॉपिक्स के वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।